नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के विधायक दल के नेता बनने के बाद में नायब सिंह सैनी हरियाणा राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। और वहीं नायब सिंह सैनी के साथ में पूर्व सीएम मनोहर लाल और दोनों पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। शाम को 5 बजे ही नायब सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ही कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। नहीं, कोई नहीं, मैं उनके साथ हूँ, कोई नाराज नहीं होके, वो अपनी पूरी क्या सीएम साहब और अभी कोई चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, वो पार्टी डिसाइड करेगी। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। 1-2 दिन के अंदर वो आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है। लिस्ट जारी करे, वही डिसाइड करेगा। आपकी कोई नई भूमिका? नहीं, मेरी कोई है, मैं तो कार्यकर्ता की भूमिका में ही रहा हूँ और सदा कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा। लोकसभा नहीं, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तैयार करता है। ये लड़ना भी है कि नहीं भी लड़ना, ये वही डिसाइड। अभी ये निर्णय हुआ नहीं है, अभी आगे का कोई निर्णय होगा तो हम बताएंगे। 5 बजे होगी शायद। और अभी सब गवर्नर हाउस जाएंगे। तय हुआ वहाँ से इसको आज की मीटिंग में, विधायक दल की बैठक में माननीय श्री नायब सैनी जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको विधायक दल का नेता चुना गया और शाम को 5 बजे वोट होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ता की भूमिका तय करता है। ये फैसला शीर्ष नेतृत्व लेता है कि किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रखना है, किसने चुनाव लड़ना है, किसने बैक एंड पे काम करना है। ये सारा निर्णय जो हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है। तो उन्होंने जो निर्णय लिया होगा मनोहर लाल जी के लिए, मनोहर लाल जी वो भूमिका। नए चेहरे कौन से हो सकते हैं? ये स्पेकुलेशन का विषय नहीं है, क्योंकि जो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री महोदय का है वो मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। अंबाला कॉरिडोर का ऋषि के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आपको बताते चलें कि अंबाला में रेलवे प्रशासन की तरफ से 4 जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें अंबाला शहर, दुखेड़ी, बराड़ा और साथ ही केसरी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और साथ ही मेयर शक्ति रानी शर्मा, अंबाला जिला अध्यक्ष मनदीप राणा और रेलवे प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। सीएए को लेकर अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। आपको बताते चले कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि बुद्धिहीनता के साथ हमारे पल के नेताओं ने धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कराया था और उसे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वो हिंदुस्तान में 2014 से पहले आए हुए हैं। उनकी नरक की जिंदगी है। दूसरे देश छोड़कर वे भारत में आए पर उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें अधिकार और नागरिकता दोनों मिलेगी। बुद्धिहीनता के साथ हमारे पूर्व नेताओं ने जो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कराया था, उससे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वो हिंदुस्तान में जो 2014 से पहले के आए हुए हैं, उनकी नरक की जिंदगी है। प्रधानमंत्री द्वारा सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से बांग्लादेशियों और साथ ही हिंदुओं में खुशी की लहर है, क्योंकि अब बांग्लादेशियों को एक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। अंबाला में हमने ऐसे ही बंगाल से आकर अंबाला में काम कर रहे कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इस पर अपनी खुशी भी जाहिर की है। जो मोदी जी ने आज का सुनाया, जो लागू किया है, वो सबके लिए बहुत अच्छा है।
बांग्लादेशी के लिए, बांग्लादेश में जो हमारा कलकत्ता में बंगाली भी है, सबके लिए अच्छा किया है। मोदी जी को सहयोगिता से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेशी लोगों के लिए मतलब जो भी फैसला कर रहे हैं, जो सीए कानून कर रहे हैं, वो बहुत ही लाभदायक है और उनको पक्का एक किस्म के मतलब हमारी नागरिकता मिल रहा है इस देश के लिए और ये सबके हित में है और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज सीए कानून लागू किया है, ये बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया एक तोहफा है। ठीक है, बांग्लादेशी बहुत खुश है। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहाबाद के गांव अटवान और आसपास के गांवों के लोग रेलवे अंडरपास का काम करीब 1 साल से लटके होने की वजह से परेशान हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि अंडरपास के लिए खुदाई होने की वजह से रेलवे फैक्ट का रास्ता भी बंद कर दिया गया है और ऐसे में वे ना तो अपने खेतों में जा पा रहे हैं और गांव का शमशान घाट भी रेलवे लाइन पार है। लोगों को शमशान घाट पर जाने के लिए भी 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। रेलवे के निर्माण कार्य की देरी के चलते वे धरने प्रदर्शन के लिए भी मजबूर हुए हैं। ग्रामीण विक्रम सिंह ने भी बताया कि पिछले साल 19 जनवरी 2023 से फाटक पर निर्माण कार्य रोक दिया गया था और साथ ही निर्माण कार्य को लटके हुए करीब 1 साल बीत चुका है। लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बताते चलें कि रेलवे अंडरपास का काम अभी भी लटका हुआ है, जिससे वहां पर रहने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा है और इसी को लेकर समस्याओं का समाधान करने की लगातार मांग की और अब धरना प्रदर्शन पर भी बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें काफी ज्यादा रेलवे अंडरपास बनने से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अभी तक नहीं बना है। काफी समय हो गया है और हमें बहुत सारे काम रेलवे लाइन के उस पार करने होते हैं, जैसे कि शमशान घाट जाना होता है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि निर्माण कार्य के चलते रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही समस्या का समाधान करने की जल्द से जल्द मांग की अपील भी की है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल 19 जनवरी 2023 से हमारी फाटक यहाँ पे काम रोक दिया था। मैंने उस टाइम भी ठेकेदार से बात की थी कि जिस समय आप बनाने आओगे उस समय हमारा रास्ता रोक देना, लेकिन यहाँ जेसीबी आई, जेसीबी ने दोनों तरफ से रास्ता उखाड़ दिया और उसके लगभग 3 महीने बाद फिर इन्होंने काम शुरू किया। मैंने वर्बली भी और लिखित में भी इनको कई बार चेताया, भाई आप हमारे को कोई अल्टरनेट रास्ता दे दो। चलो कोई बात नहीं है, विकास का काम है और गाँव के लोगों में काम आएगा, लेकिन 3-4 गांव जो है वो बड़े परेशान हैं और पिछले 4 महीने से ये लगातार हमारे को डेट पे डेट दे रहे हैं, भाई आप प्रदर्शन ना करो और हम आपको 5 तारीख दे देंगे, 9 दे देंगे, 15 दे देंगे, 23 दे देंगे, लेकिन पूरा महीना ऐसे ही निकाल देते हैं और 1 साल 3 महीने के लगभग समय हो चुका है और आज तक इनका इतना सुस्त रवैया है, ये कोई सुनवाई नहीं करते। ठेकेदार ने 4-5 बार बताया अभी बनागा यू, यहाँ कंपनी लग रही हमारे पास बनन, वहाँ पैसे चढ़ा देंगे अफसरा पा जो ये रेल के अफसरा और ये लेट कर दे इसना काम ना और पूरा गांव दुखिया। लगभग कितने गांवों का रास्ता कटा हुआ है? 5-10 गांव है जी, पीछे सारे परेशान है, जुड़े हुए हैं। बड़ी दूर से जाते हैं जी होके और बड़ी परेशानी है जी सारे गाँव को, तराई हो रही गाँव में, पर कोई आवाज ही नहीं सुनने वाला है जी सरकार में। इधर सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है और उधर कलायत की एक विवाहिता बेटी को ससुराल पक्ष की तरफ से बांधने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि विवाहिता को पीएचडी करनी थी, लेकिन ससुराल पक्ष उसे घर में रहकर भी पीएचडी न करने की कह रहे हैं और कस्बे की बजाय गांव में रहने का अजीबोगरीब फरमान भी सुना दिया है। इस पर विवाहिता ने जिद की तो उसे पति के साथ में कैथल में किराए के मकान में रहने के लिए ससुराल से निकाल दिया गया और जबकि पति उसे अकेला छोड़कर जिला अंबाला के कस्बे साहा में अपने घर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद में ऐसी घटना उन लोगों के चेहरे से नकाब उतार देती हैं जो महिलाओं को समर्थन देने के नाम पर अपनी असलियत दिखा देते हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कैथल से है, जहां पर 3 महीने बाद भी अभी तक जो है वो मामला दर्ज किया गया और साथ ही विवाहिता की पीएचडी पर
पंचायतों ने रोक लगा दी है। दरअसल ये पूरा मामला कैथल से है, जहां पर महिला ने इच्छा जाहिर की थी कि उसे पीएचडी करनी है, लेकिन ससुराल पक्ष ने पीएचडी करने से मना कर दिया और विवाहिता ने फिर से अपील की और मांग की कि घर पर ही रहकर वो पढ़ाई करेगी, लेकिन उसके बाद भी ससुराल पक्ष ने एक भी नहीं सुनी। इसके बाद में ससुराल पक्ष ने महिला और महिला के पति को घर से निकाल दिया और वो एक किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में उसका जो पति है वो छोड़कर अपने घर चला गया। मेरी शादी 7 दिसंबर 2021 को प्रिंस चौहान से हुई थी और शादी के 2-3 दिन बाद ही वो लोग मुझे ताने मारने लगे और मार पिटाई करने लगे इस बात को लेके कि शादी हमारी हैसियत के हिसाब से नहीं की है। मेरे पिताजी ने शादी में वरना गाड़ी दी थी, बट वो लोग बोल रहे थे कि हमें हमारी हैसियत के हिसाब से फॉर्च्यूनर और 5 लाख रुपए देने चाहिए थे गोरे में। तो ये जब वो ज्यादा मेरे को तंग करने लगे और जेठ और जेठानी मेरे सास ससुर को उकसा रहे थे इस बात को लेके और मेरे पति को कि इससे अच्छा मैं अपनी बहन को ले आती। मेरा नाम सर शिव कुमार राणा कलायत। क्या मामला है? मैंने मेरी बेटी की शादी 7 दिसंबर 2021 को डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा साहा में की थी प्रिंस चौहान के साथ। शादी के बाद से ही मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको ताने मारे जा रहे हैं। और जो लड़के वाले के पिता ने बताया था कि मेरा बेटा ये रोजगार करता है इंस्पेक्टर का, उसने पेपर दिया हुआ है, इंटरव्यू बाकी है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के नेतृत्व में आपको बताते चले कि परिवर्तन और जेजेपी के साथ में गठबंधन टूटने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन एक ठगबंधन था और साथ ही राष्ट्रपति शासन लागू कर विधानसभा चुनाव कराया जाना चाहिए। दरअसल हरियाणा में मुख्यमंत्री को ऐसे समय में बदला गया जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही दिन बचे हैं। कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं ये कभी ना जनहित का गठबंधन था ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। सर, प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं और प्रेसिडेंट रूल के अंदर चुनाव होने। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सत्ता विरोधी वोट को बांटने के मकसद से ऐसा किया गया है। दोनों पार्टियों में गठबंधन तोड़ने का अघोषित समझौता पहले ही हो चुका था। दीपेंद्र हुड्डा का भी कहना है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव में हार से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनका कहना है कि आज सरकार की नैतिक हार हुई है और मनोहर लाल दुष्यंत चौटाला का गठबंधन ध्वस्त हो गया है। आपको बताते चलें कि आज बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष निशाना भी साध रहा है। और साथ ही आपको बताते चलें कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि आज सरकार की नैतिक हार हुई है। दरअसल आपको बताते चलें कि हरियाणा की सियासत में आज एक बड़ा फेरबदल हुआ और साथ ही नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। और साथ ही आपको बताते चलें कि शाम 5 बजे के बाद से शपथ ग्रहण भी रखा जाएगा और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने राज्यपाल को अपना ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही इस्तीफा उन्हें सौंपा है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया। और आज इसी को लेकर लगातार उठक पटक जारी रही और इसी पर आपको बताते चले कि विपक्ष ने भी निशाना साधा है। विशाल गर्ग जो कि भादुगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से भी पार्षद जीते थे। नायब सिंह सैनी अब राजभवन पहुंचे तो सीधा आपको लेकर चलते हैं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें।
मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नादिना मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। तदोपरांत आप सभी जलपान के लिए आमंत्रित हैं। आपको बताते चले कि नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सीएम पद की शपथ ली है और साथ ही उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें से कंवरपाल गुर्जर और साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल और साथ ही आपको बताते चले कि मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला और जेपी दलाल ने भी शपथ ली है। साथ ही आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के नए सीएम
नायब सिंह सैनी है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर मंच पर पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। कंवरपाल गुर्जर ने भी शपथ ली है। साथ ही आपको बताते चले कि नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली है। साथ ही आपको बताते चले कि कंवरपाल गुर्जर ने, मूलचंद शर्मा ने, रणजीत सिंह चौटाला ने और जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेपी दलाल भी मंत्री बने हैं। आपको बताते चले कि जयप्रकाश दलाल ने मंत्री पद की शपथ ली, जो कि लोहारू सीट से विधायक हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल होने के बाद दलाल पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी किसान सेल के प्रभारी, जींद जिला प्रभारी जैसे कई पदों पर रह चुके हैं। वहीं हरियाणा सरकार में कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन, कानून और विधायी कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला की अगर बात की जाए तो वो भी हरियाणा सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। खट्टर सरकार में ऊर्जा और बिजली मंत्री रह चुके हैं। रनिया सीट से वे निर्दलीय विधायक हैं। 2019 में उन्होंने अपने दुष्यंत चौटाला के साथ में खट्टर सरकार में शामिल हुए थे। और साथ ही रणजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पुत्र हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। मूलचंद शर्मा फिर से मंत्री बने हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा खट्टर सरकार में परिवहन और खनन मंत्री रह चुके हैं और आज उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली और लगातार अपनी सीट से दूसरी बार विधायक बने थे। कंवरपाल सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। विधायक कंवरपाल सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। कंवरपाल हरियाणा के यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं। वे इससे पहले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है जिसमें से 5 मंत्री बनाए गए हैं। देखिए अंकिता, अगर आज के मंत्रिमंडल की बात करें तो पूरी तरीके से रिवायती था। बीजेपी आला कमान ने जो प्रदेश का नेतृत्व बदलने का एक फैसला किया था, जिसके चलते पूरे कैबिनेट को जो है इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जब दोबारा राजभवन के अंदर नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगी तो उनके साथ जो 5 कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली है, उनमें से कोई नया चेहरा नहीं है। सभी चेहरे वही है जो पिछले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट में जो सदस्य थे वही हैं। सबसे पहले जो है वो पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जो शपथ ली थी। इसके बाद मूलचंद शर्मा, फिर रणजीत सिंह चौटाला, बनवारी लाल और कुल मिला के मतलब 5 जो है सदस्यों ने जो है शपथ ली। हरियाणा के अंदर कुल जो है मंत्रिमंडल के 14 पद जो है वो ज्यादातर होते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अभी भी कुल मिला के जो है 8 पद खाली है। जी ओपी शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो मंत्रिमंडल में और किसके शामिल होने की आशंका है, किन और मंत्रियों के शामिल होने की आशंका है? देखिए अभी कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो हरियाणा के जो पूर्व में गृह मंत्री यानी विलिन से अम्बाला कैंट से 5 बार के जो विधायक रह चुके हैं, बीजेपी एक बड़े नेता माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं श्री सफल से नाराज हैं और वो जो है वो अपने घर में जो है अम्बाला कैंट के अंदर बैठे हैं। तो उनके शामिल नहीं होने के चलते अभी शायद हमें उम्मीद करनी होगी कि अगले 1 से 2 दिन में एक बार फिर जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार होगा और जो बाकी मंत्री हैं कुल मिलाकर अगर जो 14 मंत्री हैं उनमें से अगर बात करें तो करीबन 10 मंत्री जो है वो कैबिनेट स्तर के होते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो आज तो 6 लोगों ने शपथ ली है, तो अभी भी जो 8 लोग बाकी हैं उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो किसको नाराज करेगी और किसकी नाराजगी को दूर करके उसको जो है मंत्रिमंडल में लेके आएगी। तो इसका इंतजार करना पड़ेगा। अगले पूरे 2 से 3 दिन में जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य पार्टी आलाकमान निर्धारित करेगा उनको भी शपथ दिलवाई जाएगी। जी अंकिता। ओपी शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी अभी 5 लोगों ने शपथ ली है उसमें से मनोहर सरकार के ही मंत्री रह चुके हैं, तो क्या आगे भी जो शपथ लेने वाले हैं क्या वो मनोहर सरकार के ही मंत्री हो सकते हैं? देखिए इस बारे में फिलहाल कुछ भी कयास नहीं लगाया जा सकते। भारतीय जनता पार्टी की यही एक खास विशेषता है कि इसमें मीडिया जो सोचता है उसके बिल्कुल उलट होता है। ये लोग जब भी कोई योजना बनाते हैं तो मीडिया से कहीं ना कहीं बिल्कुल आभास भी नहीं होने देते हैं। जहां तक अगर सरकार की बात करें तो अनिल विज नाराज हैं, तो अगर वो अपनी नाराजगी बरकरार रखते हैं और है तो कहीं ना कहीं
एक चेहरा नया आएगा। लेकिन अनिल विज अब एक बड़े पंजाबी चेहरे के तौर पर भी कैबिनेट में रखने जरूरी है। तो अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर पार्टी में मंथन होगा। जाहिर सी बात, आज जिन 5 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, उसके बाद देखा जाएगा कि अब किस तरीके से किसका नंबर पड़ता है और किसका नंबर जो है कटता है। जी, जैसे कि अभी हमने देखा कि 4 विधायक भी मौजूद रहे, तो क्या उन्हें भी पद मिलने की कोई उम्मीद है? देखिए, जेजेपी के विधायकों को पद मिलने की कोई उम्मीद अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक जेजेपी पार्टी के साथ विधायक बगावत नहीं करते हैं तब तक जेजेपी को कोई खतरा नहीं है। और आज अगर 5 विधायक थे तो अभी भी 2 विधायक और होने के बाद शायद जेजेपी को में जो है तोड़फोड़ जो है वो दल बदल बड़े स्तर के ऊपर जो किसी तरीके से करवाया जा सकता है। लेकिन देखो, शिष्टाचार के नाते सभी जो 500 जेजेपी के विधायक हैं वो एक शामिल हुए हैं। ठीक है, पार्टी का प्रोटोकॉल था या पार्टी ने उनको जाने से मना किया था, ये बात की बातें हैं। लेकिन अगर इन 500 विधायकों की बात करें तो ये 500 विधायक पहले किसी न किसी पार्टी में रहते। बरवाला से जोगीराम सिहाग जो आज शामिल हुए हैं वो पिछली बार जेजेपी चुनाव लड़े थे, उन्होंने बीजेपी से जो है टिकट मांगा था और वो 2009 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी जो है वो लड़ चुके हैं। लेकिन उनको 2019 के अंदर टिकट नहीं दिया तो वो जेजेपी के खेमे में आकर चले गए, पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। तो उस बहाने, उस लहजे से भी वो आ चुके हैं। वहीं अगर ईश्वर सिंह की बात करें तो ईश्वर सिंह हरियाणा में कांग्रेस के एक बड़े कदावर नेता रहे हैं। वो भी जो एससी कमीशन है उसके जो है मेंबर भी रहे हैं। तो इसी तरह बाकी जितने भी कार्यकर जो जेजेपी विधायक शामिल है वो कहीं ना कहीं जो है वो दूसरी पार्टियों से उनमें आए थे तो वो चले गए, लेकिन उनके वो टिकट या किसी तरह का कैबिनेट में जगह मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। जी, आपको ओपी शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्व सीएम मनोहर लाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात कही जा रही है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वो बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है? देखिए, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बड़ी जिम्मेवारी किस तरीके से पार्टी देती है तो पार्टी का काम है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने तो क्या उम्मीद की जा सकती है इनको गुरुग्राम या फिर उनके जो खुद का हल्के की उनकी सीट है करनाल, वहां से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है या फिर उनको केंद्र में संगठन के अंदर जो है वो भी समायोजित किया जा सकता है। लेकिन जब तक एक बार हरियाणा में जब तक कैबिनेट का पूरी तरीके से विस्तार नहीं होता है तो तब तक कहना जो है बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अभी अगर हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एडजस्टमेंट की बात करें तो वो थोड़ा शायद जल्दबाजी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं ये साल कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद भी हैं और हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो बीजेपी में 2 पद एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना होगा। और अब बीजेपी में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग होगी और प्रदेश अध्यक्ष का जब चयन हो जाएगा तो उसके बाद हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कहीं एडजस्टमेंट करने की बात जो है शुरू होगी। जी, वो भी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नए सीएम नायब सिंह सैनी बने हैं तो उनको ओबीसी का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है, तो क्या इसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, जब इस साल जनवरी के दिसंबर के अंदर, पिछले साल दिसंबर में जब नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ही जो है वो नायब सिंह सैनी को जो है चेहरा बनाया था और उनको प्रदेश अध्यक्ष, वरना सुनने में ये भी आ रहा था कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे उनका कार्यकाल जो है वो लोकसभा और विधानसभा तक जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जैसे पिछली बार सुभाष बराला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने अपना आकलन करते हुए कहीं ना कहीं जो है ओबीसी, हरियाणा के ओबीसी वोट पर नजर गड़ाते हुए नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी का जो नेशनल ओबीसी सेल है उसके उपाध्यक्ष भी नायब सैनी है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने आकलन किया होगा कि कहीं ना कहीं
हरियाणा में जो ओबीसी वोट बैंक है उसके ऊपर नजर रखकर ही ये पूरी प्लानिंग की गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह कि जाट समुदाय को साधने के लिए क्या हरियाणा में एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसी जाट समुदाय को दी जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।